शुरू करें। नमस्कार साथियों, कल 89 सीटों में चुनाव होने वाले हैं। 19 तारीख को 102 सीटों पर चुनाव हुआ। पहले चरण के चुनाव के बाद और जो दूसरे चरण के रुझान आ रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है कि कुछ राज्यों में बीजेपी का पूरा सफाया हो रहा है और कुछ राज्यों में उनका जो 2019 में प्रदर्शन था उसमें भारी गिरावट आने वाली है। यानी कि कुछ इलाकों में साफ और कुछ इलाकों में हाफ। बीजेपी परेशानी में है, खास तौर से उनके मुख्य प्रचारक प्रधानमंत्री जी भोखलाए हुए हैं और 19 तारीख से सारे एजेंडा को दूसरे दिशा में ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हमारे न्याय पत्र को पहले सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, बाद में कई ऐसे बातें उठाई जिसका जिक्र हमारे न्याय पत्र में बिल्कुल है ही नहीं है। और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, अलग अलग राज्यों में जो उनका प्रचार हो रहा है, महाराष्ट्र में, वो हमारे न्याय पत्र को खूब पब्लिसिटी दे रहे हैं। हालांकि ये गलत पब्लिसिटी है, झूठ पर आधारित प्रचार है। फिर भी पहली बार प्रधानमंत्री विपक्ष पार्टी के न्याय पत्र को, घोषणा पत्र को इतनी और इस तरीके से पब्लिसिटी दे रहे हैं। ये न्याय पत्र भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जो हमारे नेता जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, राहुल गांधी जी, और अलग अलग नेता जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल थे, इन्होंने यात्रा में भाग ली, दोनों यात्राओं में भाग ली। और इस यात्रा के दौरान जो समाज के अलग अलग वर्गों से उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, जनता की चिंता वो सुने, जनता की परेशानी को उन्होंने देखा और उसी के आधार पर ये न्याय पत्र बना। क्योंकि बिल्कुल साफ हो गया था कि पिछले 10 साल में जो प्रधानमंत्री की नीयत है और प्रधानमंत्री की नीतियां हैं, उससे बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई पर कोई काबू नहीं ला पाए हैं और आर्थिक विषमताएं हमारे समाज में पिछले 100 सालों में इतना उस स्तर पर पहुंचा है जो पिछले 100 सालों में देखा नहीं गया। और यही तो हमारे मुद्दे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हमने बार बार कहा, राहुल जी ने बार बार कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने बार बार कहा कि नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये 5 न्याय हमारे चुनाव के रणनीति तय करेंगे। और इन 5 न्याय को लेकर हमने 25 गारंटियां भी दी हैं और 3 तारीख से 8 करोड़ परिवार को सारे देश में ये गारंटी कार्ड हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता बांटने में लगे हुए हैं। तो ये हमारा एक सकारात्मक एजेंडा था और है और रहेगा, क्योंकि हम जनता के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, हमारे संविधान पर आक्रमण, हमारे संघीय ढांचा पर आक्रमण, हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आक्रमण, यही तो मुद्दे हैं। पर प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से 400 पार के नारा छोड़ दिया है
और अपनी 56 इंच की छाती को मोदी की गारंटी बोलने भी छोड़ दिया है। और इतने भौखलाए गए हैं, इतने परेशानी में हैं, इतने पीड़ित हैं कि वो अभी नए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्रुवीकरण हमेशा उनका हथियार रहा है, पर इस बार जिस भयंकर तरीके से खुले आम ध्रुवीकरण की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से वो झूठ फैला रहे हैं, मैं समझता हूं जरूरी है इसका खंडन करना। और मैं सिर्फ 3 या 4 मुद्दों को लेना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री के प्रचार में आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, और यही अभी उनका प्रचार के सिद्धांत बन गए हैं। 400 पार भूल गए, अपना जो आर्थिक उपलब्धियां वो दावा करते हैं उसके बारे में बोलते नहीं, पर सिर्फ कांग्रेस को और कांग्रेस के न्याय पत्र को, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने में लगे हुए हैं। पहली बात तो यह है कि आर्थिक विषमता को लेकर मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है। और हकीकत यह है कि 1985 में नए नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था, और 2014 और 2019 के बीच में अरुण जेटली जी, जयंत सिन्हा और बीजेपी के कई समर्थक, शुभचिंतक, बुद्धिजीवी ने विरासत कर का वकालत उन्होंने की। तो असली बात यह है, हमने कभी विरासत कर के बारे में जिक्र नहीं किया है, वो हमारे एजेंडा में नहीं है। पर कल सारा विवाद, सारा चर्चा इसी पर हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, ये इल्ज़ाम लगाया, और प्रधानमंत्री के समर्थक जो चैनल में हैं उसी को डिबेट का विषय बना दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये हमारे न्याय पत्र में शामिल ही नहीं है, इसका हमने जिक्र ही नहीं किया है। और हकीकत यह है कि 1985 में यह विरासत कर हटाया गया था। तो पहली बात तो मैं साफ भाषा में कह देना चाहता हूं, विरासत कर हमारे एजेंडा में नहीं है। और जो कोई कहता है कि हम विरासत कर लाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। जब हम आईटी की बात करते हैं, आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी माने इनकम टैक्स, आईटी माने इनहेरिटेंस टैक्स नहीं। ये तो बीजेपी का एजेंडा था। जब जयंत सिन्हा राज्य मंत्री थे वित्त मंत्रालय में, अरुण जेटली ने और सारे नेता और बुद्धिजीवियों ने इसकी वकालत की, पर हो नहीं पाया। और आज प्रधानमंत्री वो आरोप हम पर लगा रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस न्याय पत्र में धन पुनर्वितरण की बात होती है। मैं उनको चुनौती देता हूं। हमारे 50 पन्ने हैं, 50 पेज है ये मैनिफेस्टो, ये न्याय पत्र। इसमें एक शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया है जो कहता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, धन पुनर्वितरण। ये कहीं नहीं है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम धन पुनर्वितरण में लगे जाएंगे। ये झूठ नंबर 2 है। पर हकीकत क्या है? प्रधानमंत्री ये नहीं बताते हैं कि पिछले 10 साल में उनकी नीयत और इनकी नीतियों के कारण आज हमारे देश में 21 सुपर अरबपति हैं। 21, मात्र 21 सुपर बिलियनर अरबपति हैं जिनके पास उतना धन है जितना कि 70 करोड़ भारतवासियों के पास। ये सीधा सीधा नतीजा है, परिणाम है
मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों से 21 सुपर अरबपति, और कुछ लोगों ने दुबई की नागरिकता ली है, कुछ लोगों ने सिंगापुर की नागरिकता ली है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर 21 अरबपति हैं जिनके पास उतना धन है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? यह बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, हम लोग चाहते हैं आर्थिक विकास सबको फायदा पहुंचाए। यह बात सही है कि हमने बार बार कहा है भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में और इस न्याय पत्र में कि आर्थिक विकास समावेशी होना है, बहुत जरूरी है, सबको लाभ पहुंचाना है, समावेशी होना है। पर पिछले 10 साल की हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है और हम ये कह रहे हैं कि समय आ गया है एक ऐसे आर्थिक नीति की जो रोजगार पैदा करता है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो समावेशी होगा, ऐसा आर्थिक विकास जो न्याय संगत होगा, न्याय के विपरीत नहीं होगा, न्याय के खिलाफ नहीं होगा, पर सामाजिक न्याय संगत होगा और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगा। हम आर्थिक से जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं और तेजी से जीडीपी का दर हम कराना चाहते हैं, और जीडीपी का दर बढ़ नहीं रहा है जिस मात्रा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि निजी निवेश घटा है। निजी निवेश नहीं बढ़ेगा तो जीडीपी का दर बढ़ेगा नहीं। मनमोहन सिंह जी के समय में निजी निवेश करीब 34% था जीडीपी का, आज वो घटकर 28% हुआ है, क्योंकि एक वातावरण है भय का, धमकी का। लोग भारत में निवेश नहीं कर रहे हैं, जो निवेश कर सकते हैं वो दुबई की नागरिकता ले रहे हैं, सिंगापुर की नागरिकता ले रहे हैं, लंदन की नागरिकता लेते हैं, अमेरिका की नागरिकता ले रहे हैं। लोग भाग रहे हैं डर के मारे, धमकी के कारण। तो हम आर्थिक तेजी से और आर्थिक विकास बढ़ाने की जरूरत है, युवाओं को रोजगार देने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से विकास हम करेंगे, पर वो निजी निवेश से होगा। जब तक हम निजी निवेश नहीं बढ़ाएंगे तब ये जीडीपी का दर बढ़ नहीं सकता। तो आर्थिक विषमताओं को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिछले 10 साल में हमारी आबादी का 1%, 40% धन उन्हीं को उपलब्ध हुआ है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा यह मानना है कि विकास का फायदा एक छोटे वर्ग को नहीं मिलना चाहिए और उसकी कीमत करोड़ों लोग उसको चुकाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री को दूसरी चुनौती दे रहा हूं कि इस न्याय पत्र में वो बताएं किस पन्ने पर हमने धन पुनर्वितरण का जिक्र किया है। हमने कहा है कि हम मंगलसूत्र लेंगे निम्न मध्य वर्गों परिवारों से, मध्य वर्ग के परिवारों से, गरीब के परिवारों से, और किसी और को मंगलसूत्र पहनवाएंगे। जो व्यक्ति मंगलसूत्र का सम्मान नहीं किया है अपने जीवन में, आज वो मंगलसूत्र के बारे में बोल रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा है। और हकीकत क्या है मैं आपको बताऊं, पिछले 10 साल में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं हैं। ये आपको मैं भिजवा दूंगा। और ये आरबीआई के आंकड़े क्या कहते हैं कि 2024 में, यानी कि इस साल 31 मार्च तक 1 लाख करोड़ ऋण हमारे परिवारों का है जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है सोना गिरवी रखकर, और जिसको कहा जाता है गोल्ड लोन।
एक जमाने में ओल्ड लोन हुआ करता था, मोदी के जमाने में गोल्ड लोन हो गया। पिछले 10 सालों का नतीजा यह है कि 2024 में करीब 1.5 करोड़ परिवार हैं हमारे देश में, 1.5 करोड़, जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है, और आज वो ऋण कुल मिलाकर जो बकाया ऋण है 31 मार्च को 1 लाख करोड़ है। और ये सिर्फ बैंकों से लिया गया है, असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं से नहीं, साहूकारों से नहीं, ये बैंकों से। अगर आप सब जोड़ेंगे, साहूकारों से जो ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं से ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, और बैंकों से ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, अगर आप तीनों को मिलाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे देश के हर 4 परिवारों में से एक परिवार ने सोना गिरवी रखकर ऋण लिया है पिछले 10 सालों में। और ये प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, सोना की बात करते हैं। ये हकीकत है, आरबीआई का डेटा है, ये आरबीआई की सूची है, कांग्रेस पार्टी की नहीं। किस मुंह से ऐसे खुले तरीके से प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? तीसरी बात जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, जनगणना को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर, मैं आपको इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि 1951 से लेकर हर 10 साल हमारे देश में जनगणना कराया जाता है। ऐसा तो 1881 से कराया जाता था, पर स्वतंत्र भारत में 1951 के बाद हर 10 साल जनगणना कराया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। इस जनगणना से कई ऐसे सामाजिक और आर्थिक जानकारी हम हासिल करते हैं जो विकास के लिए फायदेमंद होगा, सरकारी कार्यक्रमों के लिए फायदेमंद होगा। और एक जो जानकारी आती है इस जनगणना से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है। यह जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो आबादी के अनुसार दिया जाता है। मोदी सरकार ने 2021 में जो जनगणना ड्यू था वो अभी तक नहीं कराया है। 3 साल का विलंब हुआ है, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 3 साल का। और आज तक उन्होंने जनगणना नहीं करवाया है जो 2021 में उनको करवाना था। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी जो है उसकी जानकारी हम सेंसस या जनगणना से हम हासिल कर सके। और इस जनगणना न करवाने का एक और नतीजा है कि 10 करोड़ भारतवासी, 10 करोड़ ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का फायदा नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का नया नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। अगर इन्होंने जनगणना कराया होता 2021 में, 10 करोड़ भारतवासी और इससे लाभान्वित होते। 10 करोड़ों को मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है क्योंकि इन्होंने जनगणना नहीं करवाया है। 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करवाया था। 2000 नवंबर में मैं खुद ग्रामीण विकास मंत्री था
और मेरे पुराने कागजात में जो बुकलेट छपा था नवंबर 2011 में, ये मेरा हस्ताक्षर भी है इसमें, प्रस्तावना मैंने लिखा था, ये जनगणना क्यों कराया जा रहा है, जाति जनगणना। इसका नाम था सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। यह कराया गया था क्योंकि पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई, विभिन्न पार्टियों ने इसकी मांग की, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, और हमने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति गणना करवाया था। 25 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण हुआ, और मैं अपने खुद के प्रस्तावना के 3 बिंदुओं पर को पढ़ना चाहता हूं। प्रस्तावना मैंने लिखा था SECC 2000, इसकी कॉपी मैं आप सबको भिजवा दूंगा। SECC नहीं तो ये पहले डिलीट कर देंगे, तो पहले ही मैं आपको कॉपी, मैंने डाउनलोड करा दिया है तो आपको मैं भिजवा दूंगा। SECC 2011 के निम्नलिखित 3 उद्देश्य हैं, और ये आज भी महत्व रखते हैं क्योंकि हमने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का जिक्र हमारे न्याय पत्र में किया है। ये क्या 3 मकसद थे जो मैंने 2011 नवंबर में इस प्रस्तावना में, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट था, मैंने लिखा था। पहला, घर घर जाकर सामाजिक आर्थिक गणना करना, जिससे परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर उनके स्तर का पता लगाना जाएगा। तब राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची तैयार कर सकेंगे, यानी कि ये बीपीएल सर्वे के माफिक होगा। दूसरा उद्देश्य यह था प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना, जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सके, यानी कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, समाज के अलग अलग जाति, क्योंकि जाति ही हमारा समाज का आधार है, आरक्षण का आधार है, जाति से तो हम भाग नहीं सकते। तो दूसरा मकसद यह था कि प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना, जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सके। और तीसरा मकसद यह था कि विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और विभिन्न जातियों और जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की शैक्षणिक स्थिति के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना, ये 3 हमारे उद्देश्य थे। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या वो इस जाति गणना, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के खिलाफ हैं? क्यों उन्होंने पूरी जानकारी अभी तक प्रकाशित नहीं की है? मोदी सरकार के जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं, सारे ग्रामीण विकास के कार्यक्रम, सारे सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम इस सर्वे के आधारित हैं। गरीब कौन है, वंचित कौन है, इस सर्वेक्षण से हासिल किया गया है। पर जाति के बारे में जो जानकारी हमने हासिल की थी, उसको मोदी सरकार ने अभी तक प्रकाशित नहीं किया है। हमने हमारे न्याय पत्र में क्या लिखा है कि हम सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना करवाएंगे, क्योंकि 2011 में हमने करवाया था, हर 10 साल कराना जरूरी है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, क्या ये सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के खिलाफ हैं? जाति गणना जनगणना तो उनके नए साथी, उनके, असली बात तो यह कहना चाहता हूं, उनके पुराने नए साथी नीतीश कुमार जी ने बिहार में करवाया था। आज वो साथी हैं, क्या वो उसके खिलाफ हैं? उस पर चुप क्यों हैं? तो प्रधानमंत्री का प्रचार जो है, बार बार जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, बेमतलब बेबुनियाद,
मेरे पॉकेट में एक 100 रुपया का नोट है, और आप देखेंगे इस 100 रुपये के नोट में यहां हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ये सारे नोटों में है, सारे लेटर हेड में भी है, प्रधानमंत्री के लेटर हेड पर भी है। ये राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 4 शेर हैं, धर्म चक्र है। आजकल शेर सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, गिर में। धर्म चक्र है, और धर्म चक्र के नीचे क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। ये हमारा राष्ट्रीय नारा है, सत्यमेव जयते। हर एक नोट में गांधी जी, बापू के चश्मे और सत्यमेव जयते। और प्रधानमंत्री तो असत्यमेव जयते के प्रतीक हैं। सत्यमेव जयते में वो विश्वास नहीं रखते, वो विश्वास रखते हैं असत्यमेव जयते। और जो उन्होंने आज भी बात की है, कल भी बात करेंगे, यही उनका चुनाव प्रचार का आधार बनेगा। बार बार कांग्रेस की आलोचना करना, कांग्रेस को बदनाम करना, जो चीज़ें न्याय पत्र में नहीं हैं उनका जिक्र करना, हमें पब्लिसिटी देना। मैं आपको बता दूं, 19 तारीख के बाद हमारे मैनिफेस्टो को डाउनलोड करने वालों की संख्या दुगनी हो गई है। पिछले 6 दिन में दुगनी हो गई है। तो हमको भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, भारत जोड़ो यात्रा के समय भी हमें मुफ्त में पब्लिसिटी मिला। पर यह पब्लिसिटी जो हमें मिल रहा है, गलत तथ्यों पर मिल रहा है। इसीलिए मुझे खंडन करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमें ले जाना चाहते हैं उस पिच पर खेलने के लिए, क्रिकेट पिच पर खेलने के लिए जिस पिच ने जय शाह, अमित शाह और उन्होंने तैयार किया है। हम उस पिच पर नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे बेरोजगारी के पिच पर, महंगाई की पिच पर, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के पिच पर, संविधान पर हत्या के पिच पर, लोकतंत्र में जो खतरा है उस पिच पर। तो बार बार प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, हम हमारे पिच के बाहर नहीं जाएंगे, हम उसी पर हमारे बल्लेबाज रहेंगे, हमारे जो बॉलर हैं उसी पर बॉलिंग करते रहेंगे। प्रधानमंत्री कुछ भी बोलें। पर एक बात और ये कहकर मैं समाप्त करूंगा, यह बात बिल्कुल साफ है कि 19 तारीख के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री की भाषा में बदलाव आ गई है। चिंता है, भोकलापन सब दिखाई दे रहा है, और जनता को गुमराह करने का प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है। और यह गुमराह कैसे किया जा रहा है? बनावटी और दोगली भाषाओं से। ये बनावटी और दोगली भाषा, हिपोक्रेसी की भाषा जो प्रधानमंत्री ने अपनाया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम तैयार हैं, हम इसका कड़ा मुकाबला देंगे। हम इस विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दा हमने उठाया है न्याय पत्र में, ये जनता के मुद्दे हैं। जनता हमारे साथ है। नाराजगी जो आज जमीनी स्तर पर हम देख रहे हैं, कोई लहर नहीं है, कोई मोदी वेव नहीं है, कोई 400 पार तो खुद प्रधानमंत्री भूल गए हैं, उसको छोड़िए। तो साथियों, कल जो 89 सीटों में चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी बीजेपी कुछ इलाकों में साफ और कुछ इलाकों में हाफ, यही कल आपको देखने को मिलेगा जो 19 तारीख को देखने को मिला था। और कल के बाद प्रधानमंत्री के भाषा में और भी ध्रुवीकरण की बातें निकल कर आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसका जवाब देंगे। पर मैं कहना चाहता हूं
कि हमारा एजेंडा, हमारा कार्यक्रम सकारात्मक है। कोई भय, कोई द्वेष, कोई जहर फैलाने की एजेंडा नहीं है। ये सबको साथ लेकर चलने की एजेंडा है, सद्भावना की एजेंडा है, आर्थिक विकास की एजेंडा है, समाज के हर वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली आर्थिक विकास का एजेंडा है। और जो बातें प्रधानमंत्री ने कही है, और कोई व्यक्ति से कहला जाता तो हम कहते ठीक है वो कह रहे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री ऐसे बोलते हैं तो उसका खंडन करना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो ये मत समझिए कि हम डिफेंसिव पर हैं, हम डिफेंसिव नहीं हैं, पर प्रधानमंत्री को हम संदेशा भेजना चाहते हैं, आप जो कुछ करिए करते रहिए, हम अपने न्याय पत्र के आधार पर, 5 न्याय 25 गारंटी के आधार पर, हमारे कार्यक्रम के आधार पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को, इंडिया जनबंधन को मिलेगा। और इंडिया कांग्रेस पार्टी इंडिया जनबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश 4 जून को अवश्य मिलेगा। शुक्रिया। जवाब मांगा है, साथ ही साथ राहुल गांधी को भी एक नोटिस दी गई है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर। देखिए, इलेक्शन कमीशन को हमने शिकायत की थी, हमने उनकी जानकारी में हम लाए कि जिस भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के खिलाफ है, और सुप्रीम कोर्ट के जो अनेक निर्णय हैं उनके भी खिलाफ है। तो कुछ देरी हुई है, और भी हमने शिकायतें की हैं। जिस तरीके से अलग अलग उम्मीदवार धर्म का उपयोग, या मैं कहूँ धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया है, और हम पूरा विश्वास करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो कार्रवाई करनी है वो करेगी। जो हमारे नेताओं को नोटिस आया है हम उसका जवाब देंगे, उसमें क्या है। दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को गया, ठीक है, उसका जवाब देंगे। नोटिस आया है हम जवाब देंगे, बस। ठीक है सर। दूसरा पर सवाल, प्रधानमंत्री को नोटिस जाना, बिल्कुल मैं समझता हूं, कभी मनमोहन सिंह जी को कभी नोटिस नहीं गया था सर। अटल बिहारी वाजपेयी को नोटिस नहीं गया था। अरे पार्टी अध्यक्ष को गया है, क्यों गया है वो पता करिए ना। ठीक है, क्यों गया है पता करिए। वो एक औपचारिकता है, वो एक औपचारिकता है, पर क्यों गया है वो पता करिए। सर नरसिम्हा को कोई शिकायत के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। प्रधानमंत्री की शिकायत हमने हम ये दूसरी बार हम कर रहे हैं। पहले तो हमने गृह मंत्री के खिलाफ शिकायत किया था, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कार्रवाई हुई असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ। हम ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से जो शिकायत आते हैं अलग अलग पार्टियों से, उस पर वो ध्यान दें, विचार करें, और जहां नोटिस देना जरूरी है वो दें। अगर हमें नोटिस मिला है तब उसका जवाब हम देंगे। सर आपकी ब्रीफिंग से जुड़ा सवाल, आपकी ब्रीफिंग से जुड़ा सवाल। बिल्कुल, नो इट इज नॉट इंडिविजुअल, इट्स रियलिटी, ये तो हकीकत है। बिल्कुल, वो हमारे नेताओं के बारे में क्या क्या नहीं इन्होंने कहा है, सोनिया जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, राहुल जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, खड़गे जी को लेकर क्या क्या नहीं कहा है। प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, उनकी आलोचना नहीं, हम कुछ कहें तो हम पर सब लोग बरसते हैं, कूदते हैं हम पर। बिल्कुल नहीं, जयराम सर, ये हकीकत है। Sir, Sir, you have talked about the inheritance law, but just now Prime Minister has spoken in Madhya Pradesh, in which he said that Rajiv Gandhi had scrapped inheritance law in 1985 because so that he could inherit the property of Indira Gandhi. How do you respond to this? Indira Gandhi had no property to, actually that's the reality.
Mr. Modi has the property of Mr. Adani and all these 21 billionaires whom he has made super rich. Incidentally, in March 85, this was abolished. The estate duty was abolished because we were spending more collecting the tax. Let me tell you, I was in the government at that time. And I will tell you what the logic of abolishing the tax was in 1985. We were spending more collecting the tax than we were getting from the tax. Now, the situation is different. And in any case, in this Nyay Patra, there is no mention of inheritance tax. Absolutely no mention. It is Jayant Sinha, Arun Jaitley, Amit Malviya, many intellectuals. I have all named them I've already put out their statements. It is the Modi government that wanted to introduce the inheritance tax between 2017 and 2019. सर जयराम सर मेरा सवाल नहीं हुआ है। जयराम सर मेरा भी एक सवाल। जयराम सर मेरा आपके गुमराह से रिलेटेड। आपने सवाल पूछ लिया, एक मिनट। नहीं सर संपत्ति के बंटवारे को लेकर जो आप अभी जिस पर आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसमें ही कर्नाटक सरकार का एक हवाला दिया गया है। कल प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था कि मुस्लिम समुदाय की सभी जातियों को ओबीसी में डालकर उनका मुनाफा कम किया जा रहा है और अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पूरे देश में यही लागू करेगी। मेरा लंबा बयान पढ़िए। आधे घंटे पहले मैंने इसी मुद्दे पर एक लंबा बयान दिया है। ये एक और मिसाल है प्रधानमंत्री के झूठ के बारे में। अगर आप एक और मिसाल चाहते हैं, जो कर्नाटक को लेकर आरक्षण की बात की है प्रधानमंत्री ने, बिल्कुल झूठ बोला है। ये कर्नाटक में आरक्षण 1994 में लागू हुआ था। 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो गए हैं। इन 30 सालों में 16 साल बीजेपी की सरकार रही है केंद्र सरकार में। 9 साल कर्नाटक में वो 3-4 मुख्यमंत्री थे कर्नाटक में बीजेपी के। आज प्रधानमंत्री ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, ये आरक्षण पिछड़ेपन के आधार, बैकवर्डनेस के आधार पर, सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर दिया गया है, धर्म के आधार पर नहीं दिया गया है। इसके बारे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने और मैंने एक लंबा बयान दिया है, उसको प्लीज पढ़िएगा। और इसका प्रधानमंत्री के झूठों का हमने पर्दाफाश किया है। सर, आपने जो टैक्स इनहेरिटेंस टैक्स अबॉलिशन की बात की 1985 में, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि वो अबॉलिश ही इसलिए हुआ था क्योंकि आपको जो गांधी परिवार है मैंने आपको कहा है। सर, आप जो लॉजिक एक्सप्लेन कर रहे थे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। मैंने ये कहा कि हम टैक्स कलेक्ट करने में ज्यादा खर्च कर रहे थे, जिस टैक्स की आमदनी हमें आ रही थी, और एक आम सहमति बन गई ऐसे टैक्स हम क्यों इसके साथ हम आगे इसको ले चलें, इसको हम क्यों रखें। तो इसी वजह से, क्योंकि हम ज्यादा खर्च कर रहे थे एस्टेट ड्यूटी पर, और जिस एस्टेट ड्यूटी से हमें आमदनी आ रही थी, हमें माने केंद्र सरकार को आमदनी आ रही थी, उससे बहुत फर्क था, इसीलिए उसको निकाला गया। सर, अब तो पीएम ने ये कहा, आप कह रहे हैं कि गुमराह करने का आरोप, इंडिया अलायंस पे आरोप लगा रहे हैं कि पीएम पद का भी ऑक्शन करे हर साल, अलग अलग पार्टी का पीएम। और कर्नाटक मसले पे योगी आदित्यनाथ भी कूद पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रही है, देश को बांटने की कोशिश कर रही है। जिस भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया है, वो गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री वो वही करते हैं जो प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो जिस भाषा का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, वो भी ध्रुवीकरण की भाषा ही है। वो जानते हैं कि विकास के मुद्दों पर अगर आप वो चुनाव लड़ें, उनका पूरा सफाया हो जाएगा। उनके जो समारोह हैं, उनका जो रैली है, कोई आएगा ही नहीं। आपने देखा कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव के समय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पब्लिक रैलियों में भीड़ इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए भड़काने वाली भाषा ये इस्तेमाल करते हैं। मैं प्रधानमंत्री, इनके तो जो सुपर स्टार कैंपेनर मैं नहीं कहूँगा, ये सुपर पॉइजनस कैंपेनर हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री, इनका काम ही है द्वेष फैलाना, जहर फैलाना। जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं,
क्या ये शान देता है जो पद पर बैठे हुए हैं? पीएम पद का ऑप्शन वाला सर, हाँ? पीएम पद के ऑप्शन का आरोप लगा। एक एक करके यार, क्या क्या क्या? हर साल अलग अलग पीएम, इंडिया अलायंस पे ये आरोप लगाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने नीलामी की है तो प्रधानमंत्री ने की है, अपने कोट और सूट की। आपको याद है 4 करोड़ की नीलामी उन्होंने अपनी सूट को ऑक्शन कराया। ये प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री जो अपने सूट को ऑक्शन उनको कराना पड़ा, क्योंकि उस सूट में लिखा था नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। अहंकार था कि और क्या प्रभावशाली प्रतीक चाहिए आपको? ऐसे प्रधानमंत्री जो सूट पहनते हैं, जिस पर उनका नाम लिखा हुआ है। जब जनता से फीडबैक आया, सोशल मीडिया में उनको आलोचना हुई, उन्होंने नीलामी की। ऑक्शन करने वाले तो ये हैं सर। और एक और बार मैं बता दूं, एक और ऑक्शन की बात आपने कही, मैं एक और बात आपको बता दूं। 2G लेकर इन्होंने खूब प्रचार किया 2014 में कि आपने ऑक्शन नहीं किया, आपने ऑक्शन नहीं किया, घोटाला हुआ। 3 दिन पहले या 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी सरकार ने क्या कहा है? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट को? मोदी सरकार 10 साल बाद कहती है कि हमें ऑक्शन करने की अनुमति दीजिए, हमें एलोकेशन करने की अनुमति दीजिए, क्योंकि हमेशा ऑक्शन नहीं कराया जा सकता। ये कह रही है। 2014 में उन्होंने कहा एयर इंडिया में घोटाला हुआ है। 10 साल बाद सीबीआई कहती है कोई केस नहीं है, फाइल बंद हो जाता है एयर इंडिया का। अजीत पवार 10 साल पहले बेईमान व्यक्ति थे, आज बड़े बुद्धिमान शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। 2G को लेकर दोषी ठहराया गया मनमोहन सिंह सरकार को, क्योंकि उन्होंने ऑक्शन नहीं की थी। आज वही सरकार कह रही है कि हमेशा हम ऑक्शन नहीं कर सकते, हमें एलोकेशन की अधिकार हमें दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रही है। ये असली चेहरा है प्रधानमंत्री का। सर जयराम साहब, इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी, मेरी भाषा नोट कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं अगर बनेगी, मैं कह रहा हूं जब बनेगी। 4 तारीख को जनादेश मिलेगा, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री चुना जाएगा उसके बाद में, और वो 5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। Sir, Jairam Saab, I have a question on this entire ECI notice that has been issued to the BJP, the president. Frankly, I have not seen the I'll notice. just So, to be explain. fair, let me read it and I'll respond No, but to it. I have a question because the Election Commission has made a departure and a first in its kind. It's not issued a show cause notice to Narendra Modi, but has sent an advisory to the BJP president, just like it has done to Mr. Karge. What does this mean? Do you feel that the Election Commission's test of neutrality is still under question? Because if it is a Randeep Surjewala, they will issue show cause notice, or a Supriya Srinate, they will issue a show cause notice, or a Shobha it will be. But when it comes to a Prime Minister, you find it prima facie violative, but don't issue a show cause notice. What is your view on that? They are super cautious when it comes to the Prime Minister. Sorry, they are super cautious when it comes to the Prime Minister. They are super cautious when it comes to the Home Minister. अभी छोड़िए क्या? Jairam, this side. Jairam, hello. एक मिनट इसको ये I have a question. Jairam, I have a question from your press conference. Yeah. I mean, from the subject of your press conference. You said that you've actually made a very serious allegation that on the government that they have delayed census because they want to end reservation. Yes. What is the basis of your allegation? Because Why- we all know that the I census never was... make allegations, I only put No, facts. I'm saying In that the census was... 2021 Hear me out. The census was delayed because of COVID, and that is well known. So, No, I didn't know it. In 2021, many countries of the world have carried out census during COVID. How is India alone an exception to this? Why was it not carried out in 2022? Why was it not carried out in 2023? Why is it not being carried out in 2024? You know, a census is carried out after 1 year of preparation.
which means even 2025 we will not be able to carry it out. So these are not allegations. These are facts. Why has the government of India, the union government, which started preparations for census 2021, the preparations would have started somewhere in early 2020. You could destabilize a democratically elected state government in Madhya Pradesh in March 2020. There was no COVID for that. But for carrying out a census, you're giving a COVID excuse. What sort of double standards is this? And 4 years is a long time. And I can tell you that in these last 4 years, many countries, number of countries have carried out their census. Please have a look at those list of countries. We should be ashamed of not having done this census in 2021. अभी और कुछ या बयान नहीं मानी छोड़िए. Yes. Right? So in case, like, so India Alliance or the Congress party comes to power, so in the first 100 days, what voters and the industry can expect steps for this? First of all, the India government, the India Alliance government, is not for 100 days. Okay? It will be for 5 into 365, which is about 1800 days. So we don't have a 100-day program. We had an 1800-day program. This 100-day program is all natakbazi. You know, this is okay, 100-day program. But a government is elected for 5 years. You have to have a 5-year agenda. And the 5-year agenda is the Nyay agenda. The Nari Nyay, Yuva Nyay, Hissedari Nyay, Shramik Nyay, and the Kisan Nyay, under which various guarantees have been announced. That will be implemented. So, I can't say on day one we'll do this. This is all, this is all tamasha. A government is elected for 5 years. And you have to have a program for 5 years. And I can tell you that in these 5 years, these 5 Nyayas, 25 guarantees will be implemented. Because that's a commitment that we have made to the people. And these are Congress guarantees, but these are all supported by each and every member of the India Janbandhan. Remember, there was a common statement issued after 23rd of June, after the first meeting of all the parties in Patna. There was a joint statement issued on the 18th of July, after the meeting of all the parties in Bangalore. There was a short statement issued after the meeting in Mumbai on the 1st of September. And there was a short statement issued at the end of the meeting in Delhi on the 19th of December. But it's the statement in Patna and in the statement in Bangalore which you will see that these 5 Nyayas are reflected. That statement talks about women, it talks about scheduled castes, scheduled tribes, workers, it talks about farmers, it talks about having, reviving a pace of investment in the economy. So the issues that we are dealing with in the Nyay Patra are the issues that the India Janbandhan discussed in Patna, in Bangalore, in Mumbai and in New Delhi. जयराम सर एक सवाल Niyamaka, you already asked me. सर एक सवाल